हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 11 का लास्ट पार्ट। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इस पार्ट में अपन एक्सरसाइज सबसे लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं इसकी 11.3। देखो 11.4 भी है लेकिन वो आपके इस बार सिलेबस से कट हो चुकी है, तो अपन स्टार्ट करेंगे कौन सी 11.3 एक्सरसाइज। तो देखो 11.3 एक्सरसाइज की थ्योरम और एग्जाम्पल जो है वो अपने प्रीवियस पार्ट में कर लिए थे। इस पार्ट में अपन सिर्फ उसके क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज करने वाले। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1 से लेकर 9 तक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, एकदम आराम से हो जाएंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, दो ट्राइंगल दे रखे ए बी सी एंड पी क्यू आर, और उसमें दे रखा है कि ए बी अपॉन पी क्यू एंड बी सी अपॉन क्यू आर। अब कह रहा है कि ऐसे कौन से दो एंगल इसमें इक्वल होंगे कि ये सिमिलर हो जाए। तो सबसे पहले तो अपन ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी बना दिया, पी क्यू आर, ये पी क्यू आर बना दिया। अब वो कह रहा है कि ए बी, ये जो ए बी है ये और इसका रेशियो पी क्यू का रेशियो वो जो है वो बी सी और क्यू आर के रेशियो के क्या है, इक्वल। अपन जानते हैं ये दो साइड के अगर बीच का एंगल भी इक्वल हो जाए तो फिर ये सिमिलर हो गया। तो क्या होना चाहिए आंसर, B और Q ये दोनों क्या हो जाने चाहिए, इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल है तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, सिमिलर। ये तो इसका आंसर है। लेकिन आपकी बुक के पीछे लिखा हुआ है कि एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल होना चाहिए, एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल होना चाहिए, और ऐसा होने पर B और Q तो अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे और इससे ये सिमिलर हो जाएगा। वैसे मेरे ख्याल से तो ये काफी है, लेकिन ये भी लिख ले, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, दो ट्राइंगल है ए बी सी। अब यहां पर देखो अच्छे से, ए बी सी, ये ए बी सी बना है, उसके बाद डी ई एफ, तो उसी सीक्वेंस में लिखे आप डी ई एफ, ठीक है, ये याद रखे आप। एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है, एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल दे रखा है, चलो अच्छा है। एंगल बी जो है ये जो है वो इसके इक्वल दे रखा है, लेकिन सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए था, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए था। एंगल बी के केस में एंगल ई इक्वल होना चाहिए, एफ तो किससे इक्वल होना चाहिए था, सी, जबकि ये गड़बड़ हो गई। इसलिए ये जो दोनों ट्राइंगल है ये क्या नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, यही अपन को लिखना था। तो क्या गिवन था, एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, एंगल बी और एंगल एफ इक्वल है, इसलिए ये सिमिलर नहीं होंगे। क्योंकि सिमिलर होने के लिए एंगल बी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल ई के, और एंगल जो एफ है वो किसके इक्वल होना चाहिए था, सी के। एकदम सिंपल सा। नेक्स्ट है एंगल ए बी सी, तो ए बी सी वो चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। एफ डी ई उसी सीक्वेंस में, जैसे ए बी सी ऐसे लिखा तो एफ डी ई भी ऐसे कैसे लिख दिया। अब कह रहा है कि स्टेट वेदर ए बी अपॉन डी, बी सी अपॉन ई एफ एंड सी ए अपॉन एफ डी इज ट्रू और नॉट। सिमिलर होने पर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी है, ए बी अपॉन डी एफ, ए बी अपॉन डी एफ या एफ डी कुछ भी लिख सकते हैं। एसी, एसी के साथ में कौन सी आनी चाहिए थी, एफ ई आनी चाहिए। कौन सी आनी चाहिए, ए सी सी ए, उसके नीचे एफ ई, ये लिख दिया। और बीसी जो है उसके नीचे क्या आनी चाहिए, डीई आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो ए बी के नीचे क्या दे रखा है, डीई, ए बी के नीचे डी, जबकि ए बी के नीचे क्या आना चाहिए, एफ डी आना चाहिए था। तो ये गड़बड़ दे दिया, इसलिए ये ट्रू नहीं हो सकता, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। आगे के नेक्स्ट 6 क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन वो भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू टू साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल and also one angle of first triangle is equal to one angle of other triangle, then the both triangles are similar. Is this statement true? और अगर हाँ या ना जो भी है, अपने उस आंसर के सपोर्ट में आपको रीजन भी बताना है। तो देखो अगर मैं मान लेता हूँ जैसे कि ये दो ट्राइंगल है और इसमें कह रहा है कि दो साइड का रेशियो जो है इक्वल है, चलो ये सिमिलरिटी के लिए जरूरी है। लेकिन फिर बोल रहा है कि एक एंगल इक्वल है, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सा एंगल इक्वल है। आपको पता है कि कौन सा एंगल इक्वल होना चाहिए, दो इन दोनों साइड के बीच में हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा। उसने सिर्फ लिखा कि एक एंगल इक्वल है। हो सकता है कि वो एक एंगल ये दूसरा हो, इन दोनों साइड के बीच का ना हो। यही वजह है कि ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है। और कारण में क्या लिखेंगे कि सिमिलरिटी के लिए दो साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, लेकिन एंगल कौन सा होना चाहिए, उन दोनों के बीच का एंगल जो है वो इक्वल होना चाहिए, जो इस केस में नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू
understand by equiangular triangle and what the relation may be among them। देखो equiangular कौन से होते हैं, दो ट्राइंगल equiangular होंगे अगर उनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, उनकी वैल्यू सेम हो, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो, मतलब जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे, इक्विएंगुलर ट्राइंगल। और ऐसे केस में ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कौन से रूल से, एंगल क्राइटेरिया से। एंगल क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट तो हो नहीं सकते, तो ये क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, रेशियो कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है। तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या हो जाएगा अपने, क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कौन से रूल से हो जाएगा, एस 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 से। ठीक है, नाम फिर ध्यान से, नाम ढंग से लिखें, पी क्यू आर और ई एफ जी। देखो पी क्यू आर कौन सा था, पी क्यू आर मतलब 2.5 और 2 वाली साइड। तो यहाँ पर भी अपन को वही लेना है जिसमें 2.5 का डबल था और 2 का डबल था, बोले तो 5 और 4 इस तरीके से लेंगे, ई एफ जी। ठीक है, नेक्स्ट ये लास्ट दो ट्राइंगल बचे कौन से अपने, फोर्थ वाला और सिक्स्थ वाला, ये भी होंगे। इसमें देखो दो साइड है, इधर भी दो साइड है, बीच का एंगल इधर भी 80 इधर भी 80, 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का रेशियो कितना है, हाफ, और 2.5 और 5 का रेशियो कितना होगा, हाफ, और उनके बीच का एंगल भी क्या है, इक्वल है। लेकिन ध्यान से लिखें, 3 फिर 80 और फिर 2.5, तो इधर 6 80 और 5, बोले तो एफ डी ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एफ डी ई, या फिर क्या लिख सकते हैं, ई डी एफ। अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ई डी एफ, तो इसमें भी अपन इसी सीक्वेंस में चलेंगे। इसमें कैसे चले, 5 80 और 6, तो इधर भी ऐसे ही चलेंगे, 2.5 80 और 3, बोले तो क्या हो जाएगा अपने एन एम एल। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दे रखा है, दो ट्राइंगल दे रखे हैं, पी क्यू आर, ये जो कि पूरा वाला ट्राइंगल है वो, और टी आर एस, ये दोनों क्या कह रहा है कि वो सिमिलर है। तो कौन कौन से एंगल जो होंगे सेम होंगे, तो पहले तो आप इसी सीक्वेंस में दो ट्राइंगल ड्रॉ कर लें, पी क्यू आर। तो देखो पी क्यू आर, और एक और ट्राइंगल बना है उसमें भी सेम सीक्वेंस में लिखे टी आर एस। तो कौन कौन से सेम होंगे, ये वाला और ये वाला सेम होगा, बोले तो पी क्यू आर और टी आर एस ये सेम होंगे। सेकंड कौन सा है, ये वाला और ये वाला सेम होगा, बोले तो कौन सा है, ये वाला अपने क्यू आर पी, तो इसमें भी आर एस टी, ये देखो ये रहा, इसी तरीके से ये भी लिख लिया। ठीक है, आराम से, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या दे रखा है कि चूज 2 सिमिलर ट्राइंगल, दो सिमिलर ट्राइंगल चूज करने अगर ये दोनों इक्वल है तो पहले देखो ये दोनों किस में, सी बी ई, देखो सी बी ई इस वाले ट्राइंगल में, किस में, सी बी ई में ही है, और सी ए डी किस में है, देखो सी ए डी इसमें। तो इन्हीं दो ट्राइंगल को लेते हैं, इसमें एक एक एंगल तो इक्वल दे रखा था और दोनों में ही सी आ रहा है, तो वो कॉमन है, तो यही दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे अपने एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, सिमिलर, जिसमें ये दो एंगल दे रखे थे। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दे रखा है कि पी क्यू और आर एस जो है वो क्या दे रखी है, पैरेलल, और क्या कह रहा है कि सिमिलर प्रूफ करो। एकदम सिंपल सा है इसको सिमिलर प्रूफ करना। देखो अगर ये दोनों पैरेलल है, कौन सी, ये वाली लाइन, और अगर ये वाली लाइन पैरेलल है तो अपन क्या बना सकते हैं, अल्टरनेट एंगल बना सकते हैं। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल P और एंगल S इक्वल हो जाएगा, एंगल Q और एंगल R इक्वल हो जाएगा। ये दोनों तो अल्टरनेट हो गए, और ये अपोजिट वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे, तीनों ही एंगल सेम हो जाएंगे, तो एंगल क्राइटेरिया से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। नेक्स्ट लेते हैं, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लॉन्ग बल्ब पुट पोल एट द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड इफ बल्ब इज पुट एट द हाइट of 3.6 meter above the ground, then find the length of her shadow after 4 सेकेंड। देखो जो इस क्वेश्चन में बेसिकली एक लड़की है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 90 सेंटीमीटर, और वो एक पोल है जिस पे बल्ब लगा हुआ है, उससे उसके बेस से मूव करना स्टार्ट करती है, और वो कितनी देर मूव करती है, 4 सेकेंड मूव करती है। मान लेते हैं 4 सेकेंड के बाद यहाँ पहुँची, और ये किस स्पीड से यहाँ पहुँची है, 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पहुँची है। ठीक है, ये जो हाइट है जिस पोल की वो दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3.6 मीटर, और लड़की जो है उसकी भी हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है, 90 सेंटीमीटर। अब कह रहा है शैडो निकालो,
तो देखो एकदम सिंपल सा, ये जो पोल है यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, लड़की ऐसे मूव कर रही है तो शैडो इसके आगे की तरफ बनेगी, मतलब यहाँ तक लड़की पहुँची है तो ये इसकी शैडो हो जाएगी। और शैडो कहाँ बनेगी? ग्राउंड पे। तो ये पूरा क्या बन गया? ट्राइंगल। ये वाली लाइन किसको शो कर रही है? पोल को। ये वाली लाइन किसको शो कर रही है? लड़की को। ये वाली लाइन किसको शो कर रही है? ईडी किसको शो कर रही है? उसकी शैडो को। बीडी किसको शो कर रही है? वो कितना मूव किया उसने, कितना किया? 4 सेकंड में 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव किया, तो जितना भी डिस्टेंस आएगी वो बीडी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ लिख लेते हैं सीडी क्या है? गर्ल की हाइट है जो कि 90 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.9। ए बी क्या है? पोल की हाइट है, कितनी दे रखी है? 3.6 मीटर। बी डी क्या थी? डिस्टेंस थी। कैसे निकालेंगे? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी? 1.2 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना था? 4 सेकेंड। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 आ गया, तो ये बी डी की वैल्यू भी आ गई। शैडो जो है वो डी ई, ये अपन को फाइंड करनी है। मान लेते हैं कि ये क्या है? एक्स। क्योंकि ये सीधे ही खड़े हैं दोनों, तो ये पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन है तो अपन क्या कर सकते हैं? एक तो इसमें ये वाला एंगल दोनों में ही सेम है, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल दोनों में ही ये वाला एंगल क्या है? सेम। एंगल ई इक्वल टू एंगल ई, ठीक है। और एक क्या लिख सकते हैं? ए बी ई जो है वो, और सी डी ई, ये दोनों कितने हो जाएंगे? 90। ये इक्वल लिख सकते हैं, तो ये अपने सिमिलर हो गए। और अगर सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम लिख सकते हैं। कौन कौन सी है करस्पॉन्डिंग साइड? एक तो ए बी और सी डी, ये वाली लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू पता है। और कौन सी साइड लेते हैं? बी ई। और कौन सी लेते हैं? ई डी। ये वाली क्यों ली? क्योंकि बी ई और ई डी से मैं क्या निकाल सकता हूँ? शैडो निकाल सकता हूँ, क्योंकि शैडो क्या है? ई डी। तो ये रख दिया। अब इसमें किस किस की वैल्यू मालूम है? देखो ए बी की वैल्यू मालूम है, कितनी है? 3.6, जो कि पोल की हाइट थी। सी डी मालूम है, कैसे मालूम है? गर्ल की हाइट है 0.9। बी ई मालूम नहीं है, लेकिन बी डी मालूम है। तो बी डी तो था, कितना आया? 4.8, और ये मैंने एक्स एज्यूम कर रखा, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी? 4.8 प्लस एक्स, यहाँ पे लिख दी। और ई डी जो मेरे को निकालना उसकी जगह एक्स लिख दिया। इसको इससे कट करूँ तो कितना आ गया? 4, और 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x। ये 4.8 प्लस एक्स, एक्स वाले एक तरफ ले लिया, 3x इक्वल टू 4.8, तो x इक्वल टू 4.8 अपॉन 3 कितना आ गया? 1.6। तो 1.6 मीटर क्या हो जाएगी? शैडो हो जाएगी किसकी? लड़की की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल। एक पोल बनाते हैं, कितने हाइट का है? 12 मीटर, और उसकी शैडो अपन जानते हैं यहाँ नीचे ही होगी। ये ऐसे अपन ने हाइट एंड डिस्टेंसेज वाले चैप्टर में किया था, तो ये अपन ने इधर 8 मीटर लिख दिया, ठीक है। दोनों दे रखी है, पोल की हाइट भी दे रखी है, शैडो की लेंथ भी दे रखी है। कह रहा है एट द सेम टाइम, जिस टाइम पे ये था उसी टाइम पर एक मीनार थी, और उस मीनार की जो शैडो है वो 56 मीटर है, और ये बताओ उसकी हाइट क्या है। देखो अपने हाइट एंड डिस्टेंसेज वाले चैप्टर में किया था कि जब सेम टाइम लेते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है सन का, वो दोनों ही केस में क्या होगा? सेम। बोले तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये क्वेश्चन इस चैप्टर में दे रखा है, तो आप बुक में या फिर आप कोई भी पासबुक वगैरह देखेंगे तो उसमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया से किया हुआ है। उससे करने के लिए अपन को क्या करना है? पहले इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर देना है। तो एंगल सी और एंगल आर इक्वल है, क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होगा, क्योंकि सेम टाइम पे दे रखा है। और एंगल बी और एंगल क्यू भी क्या होंगे? इक्वल, क्योंकि एकदम सीधा खड़ा रहता है तब वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। और सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल। और इस तरीके से कर सकते हैं। बोले तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, और पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर इक्वल रख देंगे। जिन जिन की वैल्यू दे रखी है उससे सॉल्व कर लेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपके एग्जाम में आएगा तो आपको पता थोड़ी चलेगा कि ये सिमिलरिटी का था या उस चैप्टर का था। तो आपको आदत होगी, जैसे ही ये हाइट वाइट देखते हैं तो अपन के दिमाग में हाइट एंड डिस्टेंस से जी दौड़ता है, ये नहीं दौड़ेगा कि ये सिमिलरिटी का है। तो अपन उसे उसी तरीके से करने की सोचते हैं। आप चाहो तो मैंने अभी बताया आपको, उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखो इस वाले ट्राइंगल में सी और आर इक्वल है, क्यों है इन दोनों ट्राइंगल में? क्योंकि सेम एंगल ऑफ एलिवेशन, दोनों का tan tan यूज करते हैं तो वो भी इक्वल होगा। इसका लेते हैं tan c और इसका लेते हैं tan r। tan c क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan r क्या होगा? pq अपॉन qr, ठीक है। 3 की वैल्यू गिवन है, pq की वैल्यू अपन इधर ट्रांसफर करके निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी? 84, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये तो अपने सिमिलरिटी क्राइटेरिया से भी आ रही है,
और अपने tan C tan R इससे इक्वल रखने से भी आ रहा है। तो आप इसके आगे तो दोनों का सॉल्यूशन सेम, आप चाहो जिस तरीके से कर सकते हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आप सिमिलरिटी से करना चाह रहे हो तो पहले ये एंगल C एंगल R तो है ही इक्वल, एक और लिख देंगे कि एंगल ABC एंगल PQR दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों 90। और अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बोले तो AB और PQ का रेशियो, BC और QR का रेशियो क्या होगा सेम। ये आ गई लाइन, फिर तो ये करिए 84 मीटर क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। कहने का मतलब है आप चैप्टर पे स्टिक ना हो, जो कंसेप्ट है वो तो आप किसी भी चैप्टर पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या है, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ए टू अपोजिट साइड BC इन अ ट्राइंगल ABC। तो अपन को डायग्राम खुद ड्रॉ करना है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ये ट्राइंगल कौन सा है, ABC। समझने के लिए एक बार फिर ड्रॉ कर देता हूं, ये अपने ट्राइंगल ABC। ठीक है, और A से जो A वर्टेक्स है उससे अपोजिट साइड पे अपन को क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसको D पॉइंट नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम बन गया अपना इस तरीके से। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये भी दे रखा है कि ये AD जो है इसका जो स्क्वायर करेंगे वो BD इंटू DC के बराबर होगा। प्रूफ करो कि ये ABC जो है एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना आप, अगर अपन को ये प्रूफ करना है, ये तो अपन को गिवन था, ये इसके बाद में यहां तक तो अपन को गिवन है, और यहां से मैंने स्टार्ट किया है क्या, प्रूफ। ठीक है, एक यहां पर आप बीच में लिख देना टू प्रूव। प्रूफ क्या करना है अपन को कि ये ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए अपन को एंगल A एंगल B एंगल C, मतलब ये ट्राइंगल एंगल ABC इन तीनों में से एनी वन कोई एक जो है वो अपन को किसके इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, 90 डिग्री के। अगर तीनों में से कोई एक भी अगर 90 के इक्वल हो जाएगा तो अपने क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते, देखो सबसे पहले गिवन क्या है, AD परपेंडिकुलर BC। ये AD परपेंडिकुलर BC ये गिवन था, साथ में ये भी दे रखा है AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC। तो अपन क्या करते हैं, AD स्क्वायर में से एक AD को इधर भेज देते हैं और DC को इधर लेके आ जाते हैं। देखो ये क्या है, इसको आप समझने के लिए ऐसे भी कर सकते हो, AD स्क्वायर जो है उसको अपन ऐसे लिख देते हैं AD दो बार लिख देते हैं, और BD इंटू DC ये BD मल्टीप्लाई DC। ठीक है, ये DC को इस तरफ लेके आ जाता है, ये एक AD तो यही, उसके नीचे DC आ गया, और ये एक इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, BD अपॉन AD। ठीक है, तो ये अपने लाइन आ गई ये वाली, तो ये अपन को गिवन है। ठीक है, अब अपन प्रूफ स्टार्ट करते हैं। दो ट्राइंगल लेते हैं, कौन कौन सा लेते हैं, एक ADC ये वाला, और एक लेते हैं BDA। अब पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि इनके नाम ऐसे क्यों लिए, ऐसे भी तो ले सकते थे ADC और ADB। तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में अपन को जो दे रखा था उससे अपन ने निकाला। देखो यहां से देखो AD था तो ये ADC आ गया, देखो AD और DC दोनों बन रहे हैं, आगे पीछे होगा तो कोई तकलीफ नहीं है, जैसे DC की जगह CD लिख दो ऐसा चलेगा। तो ये अपने उसी रेशियो में है नाम, और इधर क्या दे रखा है BD और AD, BD तो ये BD और AD ये देखो ADDA एक ही बात है, इसीलिए मैंने नाम ऐसे लिए क्योंकि सिमिलर में सीक्वेंस सेम लेना चाहिए। तो एक तो क्या लिएगा ADC और एक क्या लेंगे BDA क्योंकि ऊपर BD दे रखा था और इधर आगे क्या दे रखा था AD। तो इस ट्राइंगल के नाम में पहले क्या आया AD और इस ट्राइंगल के नाम में पहले क्या आया BD, कोई तकलीफ नहीं। अब आगे देखते हैं, ये अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, किस किस का रेशियो दे रखा है, देखो AD और DC का, AD और DC का रेशियो, और BD और AD का रेशियो, BD और AD का रेशियो। तो दो जब अपन को रेशियो जब गिवन होते हैं तो उनके बीच का अपन को एंगल भी क्या होना चाहिए, गिवन होना चाहिए, तो वो भी गिवन है। ये देखो परपेंडिकुलर था तो ये कितना होगा 90 होगा, तो ये रेशियो अपन को गिवन है और बीच का एंगल 90 कैसे पता चला, क्योंकि AD परपेंडिकुलर BC दे रखा है। तो ये दोनों ट्राइंगल कौन से ADC और BDA दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, किस रूल से हो गए, साइड एंगल साइड से। ठीक है, ये सिमिलर किस रूल से हो गए, साइड एंगल साइड से। क्यों, क्योंकि एक साइड दो साइड का रेशियो दे रखा था और उसके बीच का एंगल दे रखा था। एक यहां पर आप सही कर ले, ये B नहीं है, क्या है यहाँ पर C। ठीक है, ADC और BDA ले रहे। अब देखो आगे बढ़ने से पहले एक काम तो अपन ये करते हैं, ये जो भी एंगल है इनको नाम दे देते हैं, एंगल 1 ये कर देते हैं एंगल 2, ये कर देते हैं एंगल 3 और ये कर देते हैं एंगल 4। ठीक है, अब देखो
अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, सेम। लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल आप अच्छे से चूज करें, यहां पर गड़बड़ हो सकती है। तो देखो अच्छा तरीका बताता हूं आपको, इसका नाम क्या है, एडीसी है ना, तो इसका पहला ट्राइंगल एंगल कौन सा लेंगे, ए कौन सा, एडीसी का है, ये एडीसी है, इसमें ए कहां पर है, ये बोले तो एंगल 2, इसका ए होगा, ठीक है। देखो एंगल 2 पे एंगल ए बन रहा है ना। और बीडीए वाले में कौन सा एंगल चूज करेंगे अपन, एंगल बी पे कौन सा एंगल बन रहा है, 4। तो ये अपन ने लिख दिया एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अपने दोनों ट्राइंगल लेंगे एडीसी और बीडीए, ठीक है। एडीसी में कौन सा एंगल चूज करना है, ए, देखो ये रहा ए, और ए को अपन ने क्या नाम दे दिया, 2। इस वाले में देखो ए कहां पर है, 2 पे। और इस वाले में अपन को कौन सा चूज करना है, बी, देखो बी कहां पर था, ये जिसको अपन ने 4 लेबल किया, तो एक इक्वल कर दिया। फिर आगे बढ़ते, देखो एंगल डी और एंगल डी इक्वल है, एंगल डी इसमें भी 90, एंगल डी इसमें भी 90, ठीक है। उससे आगे बढ़ते हैं, इसका सी, एडीसी का सी, एडीसी में सी कौन सा है, एंगल 3, लिख दिया एंगल 3। और बीडीए में एंगल ए कौन सा है, 1, तो अपन ने क्या लिख दिया, 1 और 3। तो 1 और 3 इक्वल है, 2 और 4 इक्वल है, और ये दोनों इक्वल है, तो अपन ने ये दोनों इक्वल लिख दिए, ठीक है। 90 90 तो पहले इक्वल ही था, तो अपन यूज नहीं कर रहे, इन दो को यूज कर रहे। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 और 2 को भी ऐड कर देते हैं, और 3 और 4 को भी ऐड कर देते हैं। अगर मैं 1 और 2 को ऐड करता हूं, ध्यान से देखता हूं, तो अगर 1 और 2 को ऐड करूं तो ये पूरा बन जाएगा, पूरा कौन सा, एंगल ए बन गया, ठीक है। एंगल 3 जो है उस पे पहले से ही एक ही एंगल था, एंगल सी। और एंगल 4 पे कौन सा एंगल था, एंगल बी, ये यहां पे रख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते देखो, नेक्स्ट अपन ये अपने इक्वेशन एक आगे इसको रख देते हैं। फिर अपन ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी, जिसको अपन को राइट एंगल प्रूव करना था। अपन जानते हैं ए ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों का सम कितना होगा, 180। इक्वेशन 1 से मैं बी और सी की जगह क्या लिख सकता हूं, ए लिख सकता हूं, तो बी और सी की जगह ए लिख दिया। ए और ए कितने हो गए, ट्वाइस ऑफ ए इक्वल टू 180। तो एंगल ए कितना हो गया, 180 अपॉन 2 के रहेंगे कितना जाएगा, 90। अगर किसी भी ट्राइंगल का एक एंगल 90 है, इसका मतलब वो ट्राइंगल कैसा हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। एकदम सिंपल सा। इस क्वेश्चन का मेन जो प्रॉब्लम है वो आप ध्यान से सुन लेना, कि ये जो दो ट्राइंगल जो अपन को सिमिलर लिखने, उनका नाम सही ढंग से लें और फिर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल सही ढंग से चूज करें। बाकी ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखो बेसिकली क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपको एक ट्राइंगल लेना है, और इस ट्राइंगल के जो तीनों साइड होती है उनके जो मिड पॉइंट होते हैं उनको अपन को मिला देना है। जब मिलाएंगे तो टोटल कितने और ट्राइंगल बन जाएंगे, 4, 1 2 3 और 4। और ये 4 के 4 ट्राइंगल को अपन को सिमिलर प्रूफ करना है, किसके साथ, ओरिजिनल ट्राइंगल के साथ। तो यही अपना क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। अब देखो अपन को क्या गिवन है, ये गिवन है कि एफ ई और डी जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, एंगल ए एफ ई, ये सॉरी ट्राइंगल ए एफ ई, और कौन सा ट्राइंगल, एफ बी डी, ये वाला ट्राइंगल, ई डी सी, ये वाला ट्राइंगल, और डी ई एफ, ये वाला ट्राइंगल बीच वाला। ये चारों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने, किसके, ए बी सी के साथ, जो कि ओरिजिनल ट्राइंगल था उसके साथ क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, ए बी सी जो ओरिजिनल ट्राइंगल है उसके साथ ए एफ ई, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। तो देखो ए बी सी और ए एफ ई, इन दोनों में एंगल ए तो क्या है, कॉमन है, तो एंगल ए तो कॉमन हो गया। अब क्योंकि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी लाइन के क्या होगी, पैरेलल ही होगी। एफ ई जो है वो पैरेलल होगी बी सी के, क्यों, एफ और ई जो है वो मिड पॉइंट है, तो पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल का जो अपने कंसेप्ट है वो लगा सकते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल। कौन सा, ए एफ ई जो है, ए एफ ई जो है वो ए बी सी के क्या होगा, इक्वल। किस रूल से, करस्पॉन्डिंग एंगल के। दो एंगल सेम होते ही अपन क्या लिख सकते हैं, सिमिलर लिख सकते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, सिमिलर। अब देखो जैसे अपन ने ये वाला ट्राइंगल जो प्रूफ किया है इस पूरे ट्राइंगल के साथ सिमिलर, ठीक वैसे वैसे अपन ये वाला ट्राइंगल भी प्रूफ कर सकते हैं, किसके साथ, इस पूरे के साथ। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ये वाला जो साइड है कौन सी, ये वाली एफ डी जो है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, ए ई के। तो ये वाला एंगल कौन सा, बी डी एफ, और एंगल सी जो होगा वो सेम हो जाएगा, एंगल बी दोनों में सेम है, तो ये सिमिलर हो गया। ठीक ऐसे कैसे अपन डी सी ई
और इस ABC को भी क्या प्रूफ कर सकते हैं, सिमिलर। इन तीनों एंगल जो कॉर्नर वाले ये तीनों एंगल है, इनके सिमिलर प्रूफ करने का तरीका एक ही है। तो अपन ने एक प्रूफ कर दिया, बाकी के लिख दिए कि सिमिलरली। आप चाहे तो इसी पैटर्न से आप वापस भी कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब बचता है कौन सा, बीच वाला एंगल, कौन सा, DEF और ये पूरा। अब देखो यहां पर अपन क्या है, क्योंकि अपन को दे रखा है मिड पॉइंट, तो FE जो है वो BC का क्या होगी, हाफ होगी। DE जो है वो AB का क्या होगी, हाफ होगी। और DF जो है वो AC की क्या होगी, हाफ होगी। क्यों, क्योंकि FED ये सारे मिड पॉइंट थे, AB BC और AC के। अब देखो ये वाली सारी साइड जो है वो किस वाले ट्राइंगल की है, इस वाले की, DEF की। और ये वाली सारी साइड जो है वो किसकी है, ABC की। तो अपन क्या निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं, FE अपॉन BC, DE अपॉन AB और DF अपॉन AC। अगर इन तीनों का रेशियो निकालेंगे, तीनों में क्या आएंगे, हाफ हाफ। देखो इस BC को इधर नीचे ले जाऊंगा तो भी हाफ, इसको भी नीचे लाऊंगा तो भी हाफ, इसको भी नीचे लाऊंगा तो भी हाफ। अगर सारी साइड के रेशियो इक्वल आते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर। तो इस तरीके से DEF और ABC क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। किस रूल से हो जाएंगे, साइड 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 से क्या हो जाएंगे, सिमिलर। एकदम सिंपल। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन लास्ट दो क्वेश्चन भी करते हैं। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में अपन को क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ये ट्राइंगल जो ये डायग्राम है ये गिवन है, तो अपन को नहीं ड्रॉ करना है। उसमें दे रखा है कि AB जो है वो BC के क्या है, परपेंडिकुलर। इसका क्या मतलब है कि ये वाला एंगल कितना होगा, 90। साथ में ये भी दे रखा है कि DC जो है वो BC के परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल यहां तक, ये क्या है, 90। और साथ में दे रखा है कि DE जो है वो AC के क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल भी कितना है, 90। और क्या प्रूफ करना है कि CED, देखो ऑर्डर ध्यान रखना, CED जो है वो ABC के क्या है, सिमिलर है, ये प्रूफ करना है। तो अपन को गिवन है दो परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर गिवन है, तो अपन के काम की चीजें जो है वो अपन 90 लिख सकते हैं। कौन सी, ABC को 90 लिख सकते हैं। और एक अपने कौन सा ट्राइंगल यूज करना है, CED में ये वाला 90 है, ये वाला 90 नहीं है। देखो ये इतना सा 90 नहीं है, ये यहां तक 90, और ये तो अपने इस वाले ट्राइंगल के बाहर जा रहा है, तो अपन को ये वाला चाहिए। तो ये अपन दोनों लिख लेते हैं कि भाई ABC 90 है और CED भी 90 है, क्योंकि ये दो परपेंडिकुलर दे। फिर प्रूफ क्या करना है, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले एंगल ABC और एंगल CED ये दोनों 90 है, क्योंकि क्वेश्चन इक्वेशन 1 से अपन ने निकाला जो कि गिवन था। फिर क्योंकि ये दोनों 90 है तो ये पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइनों के बीच में क्या बनते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो अपन अल्टरनेट एंगल बनाते हैं, कौन कौन सा, BAC। देखो BAC और ये वाला, बोले तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। किस रूल से आ जाएंगे, अल्टरनेट एंगल से। और जब दो एंगल इक्वल हो गए तो अपन इन दोनों ट्राइंगल को क्या लिख सकते हैं, सिमिलर लिख सकते हैं। किससे, एंगल से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या है, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो क्या है, एंगल, एक ट्राइंगल बनाना है ABC, ये अपन ने ट्राइंगल बना दिया, ABC एक ट्राइंगल बना दिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि D जो है वो मिड पॉइंट है, किसके ऊपर, BC के ऊपर। तो D एक मिड पॉइंट है, किसके ऊपर, BC के ऊपर, और BC के ऊपर मिड पॉइंट है, इसको अपन मिला देते हैं। और फिर कह रहा है कि B से एक लाइन खींचनी है, और वो लाइन इस तरीके से खींचनी है कि वो AD को क्रॉस करे और बाइसेक्ट भी करे। मतलब यहां पर भी ये मिड पॉइंट है, और ये दो पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो दोनों पॉइंट दे रखे हैं, क्या है, E और X। तो ये बना लेते हैं E, ये बना लेते हैं X। तो कुछ इस तरीके का एक ट्राइंगल बन जाएगा। ये ट्राइंगल आपको खुद ड्रॉ करना पड़ेगा, और इसको ड्रॉ करे बिना तो आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। तो पहले आप क्वेश्चन रीड करके ये बनाना सीखे। अब क्या प्रूफ करना है, EX अपॉन BE जो है वो 1/3 है। EX और जो BE का रेशियो है वो कितना है, 1/3 है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कि ट्राइंगल ABC है और D जो है वो मिड पॉइंट है, बोले तो ये और ये दोनों इक्वल है। अगर काम आएगी तो यूज करेंगे, नहीं तो कोई तकलीफ नहीं। और साथ में दे रखा है BX जो है वो बाइसेक्ट कर रही है AD को, BX जो है बाइसेक्ट कर रही है AD को, मतलब EB क्या है, मिड पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट अपन लेते हैं, इस ट्राइंगल में अपन को एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अपन बिना पैरेलल लाइन के कुछ कर नहीं पाएंगे। तो एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं।
यहां डी से एक मैं पैरेलल लाइन खींचता हूं, ई एक्स के पैरेलल लाइन खींच लेता हूं और इसको नाम दे देता हूं वाई। तो मैंने एक कंस्ट्रक्शन की, ड्रॉ की, डी वाई पैरेलल ई एक्स के क्या ड्रॉ की, पैरेलल ड्रॉ की। अब देखो, अब एक एक करके दो ट्रायंगल यूज करते हैं। पहले यूज करते हैं बी सी एक्स, देखो ये बी सी एक्स ये वाला ट्रायंगल, और उसके साथ लेते हैं डी सी वाई। इन दोनों को देखते हैं कि क्या सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो ये वाला एंगल जो है वो दोनों में कौन सा, बी सी एक्स और डी सी वाई दोनों में ही है, कॉमन हो गया। और क्या लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है, तो अपन बी एक्स सी और डी वाई सी ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि ये दोनों लाइनें वो क्या है, पैरेलल है। ये लाइन अपन ने पैरेलल ड्रॉ की थी, तो ये वाला एंगल कौन सा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वल लिख सकता हूं करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से। कौन सा, बी एक्स सी और डी वाई सी। अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। और अगर सिमिलर है तो इनके जो सेम जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी उनका रेशियो सेम होगा। कौन कौन सी है करस्पॉन्डिंग साइड, इस वाले ट्रायंगल की सी एक्स, इस वाले की सी वाई, सी एक्स अपॉन सी वाई। इस वाले ट्रायंगल का बीसी और इस वाले ट्रायंगल का डीसी, बीसी अपॉन डीसी। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का अपने कौन सा लेना है, बी एक्स, और इस वाले ट्रायंगल का कौन सा लेना है, डी वाई लेना है। ठीक है, ये अपन ने यहां लिख दिया। अब बी एक्स अपॉन डी वाई और बीसी अपॉन डीसी, देखो बीसी अपॉन डीसी यहां पर समझते हैं। देखो ये अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कि डी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है मतलब ये पूरा जितना होगा डीसी उसका क्या होगा, हाफ। या ऐसे कह सकता हूं कि डीसी का डबल है बीसी, तो बीसी अपॉन डीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/1 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि डी जो है वो मिड पॉइंट है। इनको क्यों नहीं यूज किया सी एक्स सी वाई को, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। चाहे तो आप अभी लिख लो, पर आपको पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर से कि ये वाली क्यों यूज की, ये वाला क्यों नहीं यूज किया। एक और ट्रायंगल लेते हैं जिसमें ये दोनों क्या थी, पैरेलल। कौन कौन सा ट्रायंगल है, ए ई एक्स। देखो एक तो ये ए ई एक्स, ये ए ई एक्स, और एक ये ए डी वाई, इसमें भी ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल। ये दोनों लेते हैं, इसमें देखो एंगल ए जो है वो दोनों में ही क्या है, सेम। और ये वाला एंगल दोनों में क्या लिख सकते हैं अपन, करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं, ए ई एक्स और ए डी वाई लिख दिया। अगर ये है तो ये भी क्या हो गया, सिमिलर, और सिमिलर हो गया तो इनकी भी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो कौन कौन सी है करस्पॉन्डिंग साइड इनकी, ए वाई और ए एक्स, ए वाई और ए एक्स। और कौन सी है, डी वाई और ई एक्स, ये डी वाई और ई एक्स। और कौन सी है, ए डी और ई ई, ए डी और ए ई। ठीक है, और AD अपॉन AE जो है उसका रेशियो 2/1 आएगा। क्यों आएगा, अगेन क्योंकि E मिड पॉइंट था, तो ये पूरा जो होगा AE का क्या होगा, डबल होगा, तो 2/1। अगेन इसमें अपन ने ये यूज की थी और इसमें अपन ने ये क्यों की थी, देखो यहां पर कारण है, CX CY और इधर AY AX, इन दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो मैं यूज करके क्या करूं। लेकिन इन दोनों को देखूं तो dy अपॉन EX और इधर क्या है, BX अपॉन dy, तो इसमें मेरे काम की चीज है, दोनों में dy दिख रहा है ना, दोनों में dy, इसलिए मैंने ये वाला बस ये इतना सा, इसमें भी इतना ही और इसमें भी इतना ही यूज किया। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई करा देता हूं। इक्वेशन 1 क्या थी, bx अपॉन dy, ये लिख दिया। इधर क्या था, dy अपॉन ex, ये लिख दिया। इधर भी 2 था, इधर भी 2 था, 2 into 2। dy से dy कट हो जाएगा, bx अपॉन ex इक्वल टू कितना आ गया, 4। ex को उधर ट्रांसफर किया तो bx इक्वल टू क्या आ गया, 4ex। अब देखो bx जो है, ये bx जो है वो ex की 4 टाइम आ गई है। इस bx की जगह मैं ये लिख सकता हूं be प्लस ex, be प्लस ex इक्वल टू 4ex। ठीक है, इस ex को मैं उस तरफ ट्रांसफर कर देता हूं, तो 4ex में से ex माइनस हो जाएगा, कितना रहेगा, 3ex। ठीक है, मुझे किस किस का रेशियो निकालना था, BE और EX का ही रेशियो निकालना था। देखो कहां गया अपना क्वेश्चन, ये रहा, EX और BE का ही रेशियो निकालना था। इसको इधर भेज देता हूं, तो EX इधर आ जाएगा, BE अपॉन EX क्या आ जाएगा, 3/1। अपन फ्लिप करेंगे तो क्या आ जाएगा, EX अपॉन BE कितना आ गया, 1/3। ठीक है, इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। और इसी के साथ ये अपनी एक्सरसाइज 11.3 एक्सरसाइज जो है वो भी कंप्लीट हो गई, और साथ ही साथ में जो चैप्टर नंबर 11 है वो भी अपना कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं अगले चैप्टर की वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।